अब महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। जो इनका मार्ग और दिशा जो होती है बच्चों, कैसी होती है? निश्चित होती है। ठीक है, उसमें परिवर्तन अमूमन नहीं देखा जाता। साथ ही बच्चों ये जल के नियमित प्रवाह को भी दर्शाते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती है। जो महासागरीय धाराएं है बच्चों, वो दो प्रकार से प्रभावित होती है। उसमें दो प्रकार के बल वहां पर लगते हैं। पहले प्रकार के बल, जिन्हें प्राथमिक बल हम कहेंगे, वो उस प्रकार के हैं जो कि धाराओं की उत्पत्ति अर्थात उनका जन्म क्यों हुआ, इस प्रकार के जो बल है प्राथमिक बल कहलाते हैं, जो जल की गति को प्रारंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, कि आखिर वो धाराएं उत्पन्न कैसे हुई, उनका क्या कारण था। और दूसरे प्रकार के जो बल हैं द्वितीयक बल कहलाते हैं, जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अर्थात वो धाराएं किस दिशा में जाएगी और कितने वेग से जाएगी, इसको यदि कोई प्रभावित करता है, वो जो बल होते हैं द्वितीयक बल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने दो प्रकार के बल यहां पर देखे जो कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। अब बच्चों पहला है जिसमें महासागरीय धाराएं उत्पन्न करने वाले कारक, कि कौन कौन से जो कारक है प्रभावित करेंगे महासागरीय धाराओं को। इसके अंतर्गत बच्चों पहला है पृथ्वी से संबंधित। पहला जो कारक है वो पृथ्वी से संबंधित है, कि पृथ्वी उसकी गति, उसके निर्माण, उसकी आकृति आदि के कारण यदि कोई प्रभावित होता है, कोई कारक होता है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला, तो पहला कारक है पृथ्वी से संबंधित। इसके अंदर बच्चों हम देखते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, यह एक प्रमुख कारक होता है। क्योंकि बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर रूप से पृथ्वी क्या है, अपनी ओर आकर्षण बल लगाती है, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहां पर धाराओं से संबंधित, ठीक है, जो धाराएं होती है वो ऊपर से, जिसमें कि बच्चों अधिक घनत्व वाला जो जल होता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, तो वो यहां पर इसको प्रभावित करेगा। पहला जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद बच्चों दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन और कोरियोलिस बल। बच्चों पृथ्वी का घूर्णन बल और कोरियोलिस जो बल है वो भी इसको प्रभावित करेगा। अब हम ये जानते हैं बच्चों कि जो कोरियोलिस बल होता है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग दिशा बताता है, और जो दिशा बताता है वो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में सीधी जाती जो पवन है या धाराएं हैं वो अपने राइट हैंड पर या दाईं ओर मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों बाईं ओर मुड़ जाती है। यह हम कोरियोलिस बल का जो फेरल नियम है, कोरियोलिस बल का जो फेरल नियम है उसमें हम जानते हैं। और कोरियोलिस जो बल है बच्चों, वो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे कोरियोलिस बल का मान में वृद्धि होती जाती है, यह भी हम जानते हैं। तो इसके प्रभाव के कारण ही जो धाराएं हैं वो वृत्ताकार रूप में अर्थात वलयनुमा, वलय के हिसाब से चलती है। ठीक है, इस तरीके से वलयनुमा यहां पर हम देख सकते हैं कि धाराएं चलती है। अगला है बच्चों एकमैन स्पाइरल। एकमैन महोदय ने बताया था कि धाराएं जो चलती है वो सीधी ना चल करके सर्पिलाकार रूप से चलती है। जैसे सर्प चलता है मोड़ खा करके, उसी प्रकार से जो धाराएं सर्पिलाकार रूप से चलती है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये क्यों चलती है इसके बारे में एकमैन महोदय ने बताया था कि वो इस तरीके से है कि जल में अनेक प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, जिन स्तरों में जब पवन चलती है तो पवन चलने की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर नीचे का स्तर मूव कर जाता है, टर्न कर जाता है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। ठीक है, और उसके पश्चात जो बच्चों परिणामी बल लगता है 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, तो समकोणीय दिशा में पवनों के समकोणीय दिशा में धाराएं चलती है। तो इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से घूमती हुई इस तरीके से सर्पिलाकार रूप से ये धाराएं चलती है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर, फिर वापस 90 डिग्री के कोण पर, फिर वापस 90 डिग्री के कोण पर, इस प्रकार से सर्पिलाकार रूप से
धाराएं चलती है, ऐसा इकमेन महोदय ने हमें बतलाया था। तो ये पृथ्वी से संबंधित यहां पर हमने देखा धाराएं उत्पन्न करने वाले कारक। दूसरा है बच्चों वायुमंडलीय कारक। वायुमंडलीय कारक कौन कौन से हैं? इसमें पहला है सूर्य तप व वाष्पीकरण। सूर्य तप व वाष्पीकरण के पश्चात बच्चों देख सकते हैं कि जहां जिस क्षेत्र में सूर्य तप अधिक होगा, ठीक है, जहां पर सूर्य तप अधिक होगा, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि भूमध्य रेखा के समीप सूर्य तप अधिक होता है और वहां पर अधिक तापमान पाए जाने के कारण जल के अणु दूर दूर होते हैं और यही कारण है कि उस क्षेत्र में जल का स्तर थोड़ा ऊपर पाया जाता है और ढाल वहां पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, ढाल का निर्माण हो जाता है और ढाल के निर्माण के कारण ही ऊपर से नीचे क्या चलती है? धाराओं के रूप में जल का प्रवाह देखा जाता है। तो सूर्य तप और वाष्पीकरण भी यहां पर अपना इंपोर्टेंट दिखाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वर्षण। उसी प्रकार से वर्षण, जिस क्षेत्र में वर्षण अधिक होगा वहां पर भी जल का जो स्तर है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी प्रभावित होगा। साथ ही वर्षण के कारण भी बच्चों जो यहां पर लवणता है वो भी प्रभावित होती है और इसके कारण भी धाराओं के चलने का कारण होता है। नेक्स्ट है बच्चों बर्फ का पिघलन। विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने के कारण जो बाहरी जो जल है अर्थात जिसका घनत्व अधिक है, ठंडा जल है, वो नीचे की ओर बैठ जाता है और बैठने के पश्चात वो उस स्थान से ध्रुवीय क्षेत्रों से, ठीक है बच्चों, ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा क्षेत्रों में गमन करता है। यहां ध्रुवीय क्षेत्रों में जब बर्फ का पिघलन होता है तो यहां ठंडी धाराओं का निर्माण होता है और ये ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर गमन करती है। ठीक है, तो बर्फ का पिघलना भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगला है बच्चों वायुदाब और प्रचलित पवनें। ये वायुदाब और प्रचलित पवनों का अध्ययन हम कर चुके हैं बच्चों। तो हमने यह देखा है कि वायुदाब के द्वारा दाब प्रवणता होने के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल गति करता है। उसी प्रकार से प्रचलित पवनों के कारण भी, जैसे प्रचलित पवनें कौन कौन सी है बच्चों? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। इस प्रकार की पवनों के कारण भी जब गति लगती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर धाराएं चलती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों अंतः समुद्रीय कारक। लवणता, घनत्व, तापमान और इनके परिणाम स्वरूप परासरण बल। तो बच्चों इनमें अंतर होने के कारण ये जो लवणता, घनत्व, तापमान, इनमें यदि अंतर पाया जाता है तो बच्चों इन भौतिक जो तत्व है इनको संपूर्णता में अर्थात इनका पुनर्वितरण करने के लिए भी धाराएं चलती है। अधिक तापमान, कम तापमान, ठीक है, अधिक लवणता, कम लवणता, क्योंकि हमें जानते हैं बच्चों कि अधिक लवणीय जो जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है और वो नीचे की ओर बैठता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने का भी प्रयास करते हैं। तो तापमान, घनत्व और लवणता, ठीक है, तो यह भी एक प्रमुख कारक होते हैं। अगला है बच्चों रूपांतरित करने वाले कारक। दूसरा है रूपांतरित करने वाले कारक, अर्थात पहले जो कारक थे वो हमने देखा था कि धाराओं की उत्पत्ति होने के कौन कौन से कारक है, और दूसरा हम यहां पर देखेंगे कि जब उत्पत्ति हो जाती है तो उसकी दिशा को और वेग को प्रभावित करने वाले अर्थात रूपांतरित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे। उसके अंदर पहला हम देखेंगे तटीय स्थिति। तटीय स्थिति का मतलब होता है बच्चों कि जहां पर धाराएं जा रही है उस तट के समीप की स्थिति कैसी है, वो तट क्या कटा फटा है या सीधा है, आखिर में वो जो धाराएं वहां पर जाती है उसको प्रभावित करती है तटीय स्थिति। दूसरा है बच्चों नीतल, जहां क्योंकि बच्चों धाराएं कहां उत्पन्न होती है, सागर महासागरों में उत्पन्न होती है, तो उसका नीतल किस प्रकार का है, क्या गहराई पर है या फिर वहां पर उथला प्रकार की महासागरीय नीतल प्रकार का पाया जाता है, या वहां पर किस प्रकार का उच्चावाच मिलता है, वहां पर द्वीप है या फिर वहां पर महासागरीय खड्ड है, महासागरीय पर्वत है, महासागरीय पठार है, आदि प्रकार की चीजें वहां जो नीतल में जो नीतल के जो उच्चावाच है वो किस प्रकार के हैं, यहां पर यह भी देखने वाली चीज है। और अगला है बच्चों मौसम, कि आखिर में जहां पर जा रहे हैं वहां का मौसम कैसा है, शीत है, गर्म है, ठीक है, वहां का तापमान किस प्रकार का है, यह भी यहां पर रूपांतरित करने वाले कारकों में से होंगे। तो यहां पर हमने दोनों प्रकार के जो बल है वो उनको देखा।
सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। अभी हमने देखा था बच्चों कि सौर ऊर्जा से गर्म होकर के जहां तापमान अधिक होगा वहां गर्म होकर के जल फैलेगा और फैलने के कारण उसका जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। तो जो मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर भूमध्य रेखा के समीप वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ऊंचाई अधिक रहती है जल स्तर की। क्यों रहती है? क्योंकि तापमान अधिक है और तापमान अधिक होने के कारण जो जल है वो फैलता है, गर्म होकर के जल फैलता है और इस वजह से उसका स्तर कुछ सेंटीमीटर ऊपर रहता है। किसके बजाय? ये मध्य अक्षांशों के बजाय। ठीक है, इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। ये भी हमने बताया कि इसके कारण एक ढाल प्रवणता उत्पन्न होती है और ढाल प्रवणता उत्पन्न होने के कारण यहां से अर्थात विषुवत रेखा से दोनों ओर ध्रुवों की तरफ जल गति करता है, लेकिन सीधे तौर पर गति नहीं करता। हम जानते हैं बच्चों कि यहां पर कोरियोलिस बल प्रभावकारी होता है और इस कारण से यह वलयनुमा, जो जितने भी महासागर है वहां पर वलयनुमा आकृति में घूमता हुआ पाया जाता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। जो वायु है यहां पर, यह भी जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। लेकिन जो घर्षण बल है वो भी इस जल की गति को प्रभावित करता है, वो उसको कम करने का प्रयास करता है, लेकिन जो वायु है वो उसको तेज करने का प्रयास करती है। गुरुत्वाकर्षण बल का भी अपना इंपॉर्टेंस है बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। जो दाब प्रवणता भी यहां पर उत्पन्न होगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जल बैठ जाता है। ठीक है, और बैठने के कारण दोनों स्तरों पर अर्थात एक स्थान का दूसरे स्थान से यहां पर दाब में भिन्नता होगी। इस कारण से दाब में भिन्नता होने से दाब प्रवणता कार्य करेगी और दाब प्रवणता कार्य करने से वहां पर क्या होगा? जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होगा। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है। ये हम जानते हैं बच्चों कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है बच्चों कोरियोलिस बल के कारण, तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है। ये हमने कहा था कि जितने भी महासागरीय बेसिन है, महासागरीय जो क्षेत्र है उसमें वलयनुमा, ठीक है, वृत्ताकार रूप से वलयनुमा जो प्रवाह यहां पर देखा जाता है। किस कारण से देखा जाता है बच्चों? कोरियोलिस बल के कारण से। कोरियोलिस बल के कारण दिशा में विचलन आ जाता है और इस कारण से यहां पर वलयनुमा आकृति देखी जाती है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है, वृत्ताकार रूप से धाराएं उत्पन्न होती है और पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। जो पानी के घनत्व में, पानी का जो घनत्व होता है बच्चों, उसमें भी अंतर पाया जाता है और महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो गति है इसको भी प्रभावित करता है। क्षैतिज नहीं, मैं ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा हूं बच्चों। ऊर्ध्वाधर रूप से, जो लंबवत रूप से जो गति है वो भी यहाँ पर प्रभावित होती है। क्यों होती है? क्योंकि पानी के घनत्व में भी अंतर होता है। गहराई के साथ में पानी के घनत्व में अंतर देखा जाता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है और इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। यह भौतिकी का नियम है। ठीक है बच्चों, तो ये भौतिकी के इस नियम के अनुसार जो खारा जल है वो नीचे की ओर बैठेगा अधिक घनत्व होने के कारण। इसी तरीके से जो ठंडा जल है वो भी नीचे की ओर बैठता है। ठीक है बच्चों, ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं और धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो ध्रुवों के समीप के जो क्षेत्र है, ध्रुवों के समीप के क्षेत्र जल के पिघलने के कारण और ठंडा होने के कारण, ठीक है, बर्फ जब पिघल जाती है और ठंडा जब जल होता है उसके कारण नीचे बैठ जाता है, तब उसके पश्चात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान ले लेती है। तो इस प्रकार से जो धाराएं है वो पूरी पृथ्वी पर बच्चों
पूरी पृथ्वी पर यदि हम बात करें अटलांटिक महासागर में इस प्रकार से, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक सागर में इस प्रकार से, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर में उत्तर तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ स्थल भाग है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो हिंद महासागर है वहां पर ही पाई जाती है। आगे हम चित्र में इस चीज को भी देखेंगे। अब है महासागरीय धाराओं की विशेषता। महासागरीय धाराओं की आखिर क्या विशेषता है उसके बारे में देखेंगे। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है, जो उनका प्रवाह है उसके आधार पर ही धाराओं की पहचान होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, वे यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। इनकी गति कितनी होती है? 5 नॉट से अधिक। कहाँ पर? सतह के निकट। जो सतह होता है, महासागरीय जो सतह होता है उसके निकट इनकी गति सर्वाधिक पाई जाती है बच्चों। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। जितनी ज़्यादा गहराई पे होती है धाराएं उतनी उनकी गति कम होती है, और जितनी हम ऊपरी रूप से देखें उतनी ही उनकी गति अधिक पाई जाती है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह या ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। वाह को नोट में भी मापा जाता है। जो ड्रिफ्ट, जो वहां प्रवाहित होता है, जितना पानी प्रवाहित होता है बच्चों, उसके रूप में ही हम धारा की गति को देख सकते हैं। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। अब धारा में कितनी शक्ति है यह डिपेंड करता है कि उसमें कितनी गति होती है। हम यहां देख सकते हैं कि 0.5 नॉट से लेकर के 5 नॉट तक, 0.5 नॉट से 5 नॉट तक इनमें गति पाई जाती है। ठीक है, तो जितनी गति ज्यादा होगी उसमें उतनी ही शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, अब महासागरीय धाराओं के प्रकार। अब महासागरीय धाराओं के प्रकार कौन कौन से, इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें बच्चों 2 प्रकार से हम इसका विभाजित कर सकते हैं। एक तो सतही जलधारा और एक गहरी जलधारा। सतह पर स्थित जो जलधारा है और गहराई में स्थित जलधारा है, इसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपर के स्तर पर सतह रूप में और गहराई में 2 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है ऊपरी जलधारा। महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। बच्चों 400 मीटर तक, 400 मीटर की जो गहराई है, यहां तक की जो जलधारा होती है वो ऊपरी जलधारा कहलाती है, और इसके नीचे की जो जलधारा होती है वो गहरी जलधारा कहलाती है। तो इसका स्पष्ट विभाजन हमने कर दिया, और यह केवल 10% होती है। ठीक है, बाकी 90% जो धाराएं हैं वो गहरी रूप में, गहराई में मिलती है, जिनकी गहराई 400 मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, यहां पर हम इस चीज को देख सकते हैं। गहरी जलधारा, महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। घनत्व अधिक वहां पर और गुरुत्वाकर्षण भी अधिक वहां पर पाया जाता है। इस कारण से यहाँ 90% जो धाराएं है वो गहरी जलधारा पाई जाती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती है, क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो ये हमने अभी देखा था। जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है जहां तापमान कम मिलता है बच्चों, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों के नजदीक, वहां पर जब तापमान कम मिलता है तो ठंडा जल होता है। ठंडा जल जिसमें घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है। नीचे की ओर बैठने के कारण अधिकांश वहां पर उन क्षेत्रों में अधिकांशतः जो जलधाराएं होती है वो गहरी जलधारा के रूप में ही प्राप्त होती है। ठीक है, महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में विभाजित कर सकते हैं। ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो धारा बच्चों इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ विषुवत रेखा से जो धारा चलती है वो कैसी होगी? गर्म होगी। और जो ध्रुवों से जो धारा चलती है वो कैसी होगी? ठंडी होगी। तो जहां से आ रही है उसके भौतिक गुणधर्म को प्राप्त करते हुए जहां को जा रही है और उस क्षेत्र को प्रभावित करेगी, तो तापमान के अनुसार वो ठंडी और गर्म हो सकती है। तो ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। तो ठंडी जलधाराएं होगी वो गर्म जल क्षेत्रों में लाएगी क्या? ठंडा जल। यहां पर हमने देखा कि
जो ठंडी जलधाराएं है वो ठंडा जल लाएगी गर्म जल क्षेत्रों में। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। महाद्वीपों के बच्चों यहाँ पर यदि कोई महाद्वीप है इसके पश्चिमी तटों पर अर्थात पश्चिम की जो तट है वहाँ पर बहेगी। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। लेकिन बच्चों जो उच्च अक्षांश है, ये जो जलधाराएं हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर बहती है, कि महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर ये बहती है। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण यह है कि जो कोरियोलिस जो बल लगता है इसके कारण इनकी दिशा में विचलन आ जाता है। इसके पश्चात गर्म जल धाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है और प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। जो महाद्वीपों के यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर कोई महाद्वीप है तो गर्म जल धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आगे हम चित्र में भी देखेंगे इस चीज को कि महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर यह बहती है, लेकिन उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहेगी। ठीक है, दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। इसका हम चित्र में भी आगे देखेंगे बच्चों की इसको किस प्रकार से है। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवने और कोरियोलिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रतिचक्रवात के रूप में बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। अब दक्षिणी गोलार्ध में यह अधिक स्पष्ट क्यों है बच्चों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग की अपेक्षा जल की अधिक प्रधानता है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिक प्रधानता है। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में यह स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। और यदि हम बात करें महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। जिस प्रकार से चक्रवात और प्रतिचक्रवाती अवस्था वहां पर पाई जाती है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रतिचक्रवात के रूप में बहती है। तो वहां पर दाब कैसा है? उच्च है। दाब उच्च होने के कारण प्रतिचक्रवात जैसी अवस्थिति मिलेगी। और यदि दाब निम्न होता बच्चों तो चक्रवात के रूप में हमें प्राप्त होता। तो जैसे वायुमंडलीय प्रवाह होता है वहां पर हमने देखा, उसी प्रकार से यहां पर भी वायुमंडलीय प्रवाह की तरह चक्रवात और प्रतिचक्रवातीय रूप में हमें धाराएं प्राप्त होती है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती है। यह भी हम वहां पर देख चुके हैं बच्चों कि जब जलवायु हम पढ़ रहे थे उस चैप्टर में भी हमें देखने को मिलेगा कि जो उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र है वहां पर वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है। यहां पर जो वायु प्रवाह है बच्चों चक्रवात के रूप में होता है। प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है। ठीक है, लो प्रेशर है, निम्न दाब का क्षेत्र है और निम्न दाब के जो क्षेत्र है वहां पर चक्रवात की उत्पत्ति पाई जाती है। चक्रवातीय दशा यहां पर होती है। जबकि यहां पर उच्च प्रेशर होने के कारण, उच्च दाब होने के कारण कैसा होता है? प्रतिचक्रवातीय अवस्थाएं पाई जाती है, बाहर की ओर वायु निकलती है। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो जलमंडल में होता है बच्चों महासागरीय जो धाराएं होती है वो भी इसी का अनुसरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जल धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। जो मानसून का मतलब क्या है बच्चों कि समय के साथ में जो पवनें हैं वो विपरीत दिशा में बहेगी। जो विपरीत दिशा में बहने के कारण भी यहाँ पर जल धाराओं को प्रभावित करेगी। तो टोटली यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर वायुमंडलीय जो कारक हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। वायुमंडलीय प्रवाह जिस तरीके से होता है उसी तरीके से महासागरीय धाराएं भी प्रवाहित होती है उन्हीं अवस्थाओं के साथ में। कि निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जल धाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। ये हम जानते हैं बच्चों कि उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों में कोरियोलिस बल की जो दिशा है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा है वो
यदि इस तरफ जा रही है तो अपने सीधे हाथ या दाईं तरफ मुड़ जाता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में अपने उल्टे हाथ अर्थात बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये कोरियोलिस बल का प्रभाव के कारण। तो उसी प्रकार से यहां से चलने वाली, यहाँ से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के समीप से यहाँ से चलने वाली जो गर्म जल धाराएं हैं बच्चों, वो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी और दाईं ओर मुड़ने के पश्चात फिर तटीय स्थिति को प्रभावित करती हुई, ठीक है, और इस तरीके से वलयनुमा जो आकृति है, वलयनुमा आकृति में घूमती हुई पाई जाएगी। हम आगे चित्र में इस प्रकार का भी देखेंगे। और उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, इस प्रकार से होते हुए अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे चित्र में, महासागरीय जल धाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि जलवायुवीय यदि घटनाएं होती है, जलवायुवीय घटनाएं जो होती है वो क्यों होती है, वो स्थानांतरण, तापमान का स्थानांतरण, दाब का स्थानांतरण, ठीक है, घनत्व का स्थानांतरण या फिर लवणता का स्थानांतरण और उनका पुनर्वितरण करना। ठीक है, जहां उनकी कमी है और जहां उनकी अधिकता से है तो अधिकता से कमी की ओर वो वहां पर गमन करते हैं। यही कारण है कि पवनें प्रवाहित होती है। साथ ही यदि जल की हम बात करें बच्चों तो जल में धाराएं उत्पन्न होती है और प्रवाहित होती है। तो मुख्य कारण यदि हम देखें तो इनका पुनर्वितरण जो है वो ही इनका मुख्य कारण देखा जाता है। ठीक है, आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की यह ठंडी जल धाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जल धाराएं ध्रुवों की ओर जाती है। तो हम चित्र में देख सकते हैं बच्चों, इस चित्र में साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है अर्थात 0 डिग्री जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा, यहाँ पर गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती है और इसके विपरीत ध्रुवों की ओर ठंडी जल धाराएं उत्पन्न होती है। और ये जो दोनों ध्रुवों की तरफ से जो धाराएं आती है वो ठंडी आती है ध्रुवों से विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर, जबकि बच्चों विषुवत रेखा से यदि धाराएं चलती है तो गर्म जल धारा के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पर बच्चों जो प्रशांत महासागर है उनकी धाराएं, यहाँ पर अटलांटिक महासागर की धाराएं, उत्तरी और दक्षिण दोनों प्रवाह मिलेगा। यहाँ पर उत्तरी प्रवाह एक वलय के रूप में, एक साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में हमें प्रवाहित होता हुआ दिख रहा है इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में हमें प्रवाहित होता हुआ ये हमें दिख रहा है बच्चों। ठीक है, इस तरफ से। ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिणी यदि गोलार्ध की बात करें तो इसकी दिशा इस तरफ है, इस तरफ से इसकी दिशा पाई जाती है। हम यदि बात करें बच्चों प्रशांत महासागर की तो प्रशांत महासागर की दिशा भी इस तरह से पाई जाती है। ठीक है, और दक्षिणी प्रशांत महासागर की यदि हम बात करें तो यह भी इस तरीके से पाई जाती है। लेकिन यदि हम बात करें बच्चों हिंद महासागर की तो हिंद महासागर में उत्तरी प्रवाह नहीं देखने को मिलता, लगभग ना के बराबर यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थल भाग होने के कारण यहाँ पर उत्तरी प्रवाह ना के बराबर या नहीं मिलता, लेकिन दक्षिणी प्रवाह जरूर मिलता है और इसकी दिशा भी यहाँ पर इस प्रकार से होती है। अब इनका किस तरफ से इनका घूर्णन होता है, किस तरफ से इनका दिशा होती है, यह हमने जलवायु वाले चैप्टर में चक्रवात और प्रतिचक्रवात के रूप में देख लिया था। ठीक है, तो वहां पर हमने इसको देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवात और प्रतिचक्रवाती अवस्था में यदि हम बात करें बच्चों तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हमें दिखाई देता है, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा के तरफ उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज इनका वलय बनता है। दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में हमें इसका वलय, इसकी दिशा पता चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक मोटे मोटे रूप में यहाँ पर इन चीजों को देखा। यदि हम बात करें बच्चों कि इनके अंदर कौन कौन सी धाराएं चलती है तो हम यह देख सकते हैं बच्चों कि
सबसे पहले यदि हम बात करें अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर में यहाँ से धाराएं उत्पन्न हुई। उत्पन्न होने के पश्चात वो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण अपने सीधे हाथ पर, अपने राइट हैंड पर मुड़ जाती है और मुड़ने के पश्चात यहाँ पर गल्फ क्षेत्र में चली जाती है। और गल्फ क्षेत्र में जाने के पश्चात, जो कि यूएसए वाला का जो क्षेत्र है, अमेरिका जिसे हम कहते हैं, तो वहां से जलने के पश्चात गल्फ स्ट्रीम के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, उसका नाम क्या रखा? गल्फ स्ट्रीम। साथ में यहां पर ध्रुवों के समीप से कनाडा के आसपास यहाँ लेब्राडोर की धारा, जो कि कैसी है? ठंडी धारा है, वो प्रवाहित होती है और यहाँ पर दोनों धाराओं का मिलन होता है। और जब दोनों धाराओं का मिलन होता है बच्चों, तो प्लैंकटन विकसित होते हैं और प्लैंकटन जब विकसित होते हैं वहाँ पर मछलियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है बच्चों कि धाराओं के प्रभाव के रूप में हम देखेंगे आगे कि इन धाराओं का महत्व क्या है। वहाँ पर ये देखने को मिलेगा बच्चों कि जहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की धाराएं मिलती है, वहाँ पर प्लैंकटन विकसित होते हैं, जो कि क्या होता है? मछलियों का भोजन होता है। और यही कारण है कि उन क्षेत्रों में भारी तादाद में मत्स्य पालन अर्थात मत्स्यन का कार्य किया जाता है और वहां पर मछलियां पकड़ने का बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर लेब्राडोर की धारा और यहां पर गल्फ स्ट्रीम, यहां पर दोनों का मिलन हुआ और इस तरीके से यह उत्तरी अटलांटिक अपवाह के रूप में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में आगे सीधा निकल जाता है गर्म धारा के रूप में। इसका एक हिस्सा वापस यहां मुड़ करके, एक हिस्सा इसका बच्चों वापस यहां मुड़ करके इस वलय को पूरा करता है और चूंकि ये ऊपर से ध्रुवों से आ रहा है, ठीक है, इसकी दिशा क्या है? ध्रुवों से आती हुई दिशा है। इस वजह से यही धारा ठंडी धारा के रूप में हमें प्राप्त होती है। कनारी की धारा के रूप में हमें, जो कि ठंडी धारा है, उसके रूप में हमें प्राप्त होती है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में, अफ्रीका के इस क्षेत्र में मरुस्थलीय परिस्थिति पाई जाती है, क्योंकि ठंडी धारा कनारी की धारा के रूप में हमें प्राप्त होती है। और इस तरीके से एक चक्र या साइकिल का निर्माण पूरा होता है। इसी प्रकार से बच्चों दक्षिणी यदि हम बात करें अटलांटिक महासागर में, तो यहां पर विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा और यहाँ ब्राजील तट के समीप होते हुए ब्राजील की धारा, ठीक है, और यहाँ पर फोकलैंड की धारा, जो कि कैसी थी? ठंडी धारा थी। तो ठंडी धारा यहाँ गर्म धारा से जब मिलती है तो मत्स्यन का क्षेत्र विकसित होता है और भारी मात्रा में मछलियां यहाँ पर पाई जाती है। उसके पश्चात यह साइकिल पूरा करते हुए पश्चिमी प्रवाह के रूप में, जो कि ठंडी धारा, और बेंगुला की धारा के रूप में, जो कि कैसी? ठंडी धारा होने के कारण यहाँ से फिर मरुस्थलीय स्थिति को जन्म देती है अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पर नामीबी का मरुस्थल, यहाँ पर सहारा का मरुस्थल का जो कारण है और उसमें सहयोग प्रदान करती है, ये धाराओं की उत्पत्ति भी यहाँ पर इसमें सहयोग प्रदान करती है, जो कि ठंडी धारा यहाँ पर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक साइकिल पूरा हुआ। उस तरीके से यदि हम बात करें हिंद महासागर के बच्चों, तो विषुवतीय धारा के रूप में हमें प्राप्त होती हुई ये अंगुलहास धारा, ठीक है, पश्चिमी प्रवाह, और यहाँ आने के बाद ये ठंडी धारा के रूप में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा के रूप में प्राप्त होती। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर मरुस्थल की प्राप्ति होती है, यहाँ पर मरुस्थल की प्राप्ति होती है, यहाँ पर ठंडी धाराएं पाए जाने के कारण। तो महाद्वीपों के बच्चों, महाद्वीपों के पश्चिम में हमने तीनों जगह यहाँ पर देखा, आगे भी हम देखेंगे कि महाद्वीपों के पश्चिम में जो ठंडी धारा प्रवाहित होती है, इसके कारण से मरुस्थलीय स्थिति देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से यह पूरा एक चक्र पूरा होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें प्रशांत महासागर में बच्चों, तो प्रशांत महासागर में ये पूर्वी चीन का जो क्षेत्र है और ये यहाँ से ओयोशियो धारा, जो कि ठंडी धारा के रूप में प्राप्त होती है, और क्यूरोशियो धारा, ओयोशियो धारा और क्यूरोशियो धारा, जो कि जापान के समीप यहाँ पर पाई जाती है, और दोनों, एक गर्म है और एक ठंडी है, दोनों धाराएं जब यहाँ पर मिलती है तो मत्स्यन का सुंदर क्षेत्र का निर्माण होता है, भारी मात्रा में यहाँ पर मछली का प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की ठंडी धारा और यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से यह चक्र पूरा करता है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है कि किस प्रकार की है? एक तरीके से सामान्य भाषा में गोल है, हालांकि जियोइड आकृति की है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है। लेकिन इन्हें बात करें तो इसको खोलने के, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसे खोल करके रखा है, इस वजह से यहां पर हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है? एक है।
ठीक है, ये क्या है, एक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी विभिन्न प्रकार की धाराएं चलती है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि हम्बोल्ट की धारा, ये जिसे पेरू की धारा भी कहते हैं, ये ठंडी धाराओं के रूप में प्राप्त होती है और इस धारा का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस धारा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ला लीनो और अल लीनो में इसका प्रमुख योगदान पाया जाता है। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम पूरे मानचित्र में धाराओं की उत्पत्ति, उनका गमन, उनकी दिशा आदि चीजों को देख सकते हैं। अगला है बच्चों महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराओं के प्रभाव कौन कौन से होते हैं? तो महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती है। विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़कर उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं, वे साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है, यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क है। तो यह जो क्षेत्र है जो कि शुष्क है, यहाँ पर कोहरा पाया जाता है। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण यहाँ एक अलग जलवायु पाई जाती है। तो बच्चों मध्य व उच्च अक्षांशों पे यदि गर्म जलधारा पहुंचेगी, यदि उच्च अक्षांश है, गर्म जलधारा जाएगी, तो वहाँ की ठंडी जो क्षेत्र है, वहाँ का जो तापमान वहाँ पर कम पाया जाता है, तो वहाँ पर एक अलग ही प्रकार की जलवायु पाई जाएगी जो कि क्या सुकून देती है, ठीक है। वहाँ पर यह है जो जलधारा है जो कि गर्म होगी, वहाँ पर सुकून प्रदान करती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत मृदु होता है और यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती है और इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र पाई जाती है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो गर्म जो जलधारा है वो आर्द्रता युक्त है, ठीक है। और यही कारण है कि उन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गर्म जलधाराएं पाई जाती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है। वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो कि मछलियों का प्रमुख भोजन है। ये मैंने भी बतलाया था। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है में पाए जाते हैं। संसार के जो प्रमुख मत्स्य के जो क्षेत्र है वहां इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं जहां दोनों प्रकार की जलधाराएं गर्म और ठंडी जहां मिलती है वहां पर ही ये पाए जाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज के चैप्टर में धाराओं के बारे में पढ़ा और अगली क्लास में हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।